हेलो एवरीबॉडी। सो टुडे इज़ द फिफ्थ क्लास ऑफ इंग्लिश एंड लास्ट क्लास में एक चीज़ गलत हो गई थी। आई डोंट नो आप लोगों ने पॉइंट आउट करी या फिर नहीं, बट एक एग्जाम्पल गलत हो गया था। दैट इज़ पॉइंट नंबर 16 गलत हो गया था एंड उस टाइम पे मैं उस चीज़ को करेक्ट भी नहीं कर पाई। तो आप लोगों ने अगर वो क्लास देख ली है और अगर आप लोगों ने पॉइंट आउट करा तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग एक बार देखिए जाके उसके अंदर मैंने क्या गलत बोला है, उसके बाद दोबारा आप लोग यहाँ पर आना। पॉइंट नंबर 16, ओके। लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्जिबिशन, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल, तो लॉट ऑफ पीपल इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। बट यहाँ पर एक रूल होता है, अगर कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज़ हों लाइक अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, कभी भी अगर ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं तो उस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब तब यूज़ होता है जब अमाउंट या फिर क्वांटिटी की बात हो रही हो, और प्लूरल वर्ब तब यूज़ होता है जब नंबर की बात हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर लॉट ऑफ पीपल, ये नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पर होगा प्लूरल वर्ब यूज़, ठीक है। प्लूरल वर्ब है विजिट, राइट। उसके बाद देखो, अ प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर में वाटर का तो कोई नंबर होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर नंबर की बात नहीं हो रही है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, दैट इज़ यहाँ पर वॉज यूज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को गलत बता दी थी लास्ट वीडियो में एंड आई होप उस वक्त आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी एंड अब वो सॉल्व हो गई होगी। सॉरी फॉर दैट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कभी कभी गलती हो जाती है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड अब आप लोग याद रखेंगे कि कभी अगर ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हों, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अगर कभी भी ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हों तो अगर वो वर्ड में कभी नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे होता तो यहाँ पर नंबर सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर कभी भी नंबर सिग्निफाई कर रहा हो तो उस केस में आप लोगों को हमेशा सिंगुलर वर्ब तो उस केस में हमेशा आप लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना है। वाइल एज अगर कभी भी क्वांटिटी सिग्निफाई कर रहा हो, फॉर एग्जांपल प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर कभी भी नंबर सिग्निफाई नहीं कर सकता, ये चीज़ क्वांटिटी सिग्निफाई कर रही है, तो इस केस में आप लोगों को सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। ये गलती हो गई थी लास्ट वीडियो में, मैंने आप लोग को प्लेंटी ऑफ का तो एग्जाम्पल सही बता दिया था, बट मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बोला था कि विजिट जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। कुछ टंग स्लिप हो गया था, आई डोंट नो वॉट, बट सॉरी एज आई सेड। तो आप लोग इस गलती को सही कर लीजिएगा। एंड उसके अलावा मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में 2 असाइनमेंट्स दिए थे। दैट इज, सबसे पहले मैंने आप लोग को बोला था कि यू नीड टू राइट अ स्टोरी, ठीक है। 2 मैंने आप लोग को चॉइसेस दी थी, आप लोग को स्टोरी लिखनी थी। अगर जिसने लिखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी है तो भी आप लोग आज की क्लास अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज आज की क्लास स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड है। और एक मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया था विच वॉज रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन दिए थे। वो असाइनमेंट तो आप लोग को आज तक करना ही था, ठीक है। तो आई होप कि वो असाइनमेंट सब लोगों ने कर लिया होगा, राइट। नाउ कम्स दी स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग जो है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग 10 मार्क्स की आती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में भी, डे 1 पे भी बताया था कि 10 मार्क की स्टोरी राइटिंग आती है और उसके अंदर आप लोग के पास ऑप्शंस होते हैं 2, ठीक है। उनमें से कोई भी आप लोग को एक अटेम्प्ट करनी होती है। दोनों स्टोरी राइटिंग के ही ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि पूरी स्टोरी के क्लूज दे दिए जाएँ, कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि स्टार्टिंग की स्टोरी दे दी जाती है और आप लोग को पूरी स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। क्या उसके अलावा स्टोरी राइटिंग जो है उसका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है। स्टोरी राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है? सिर्फ 2 चीज़ें होती है स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में। नंबर 1 इज़ टाइटल, ठीक है। जो भी आप लोग स्टोरी लिख रहे हो उससे रिलेटेड कोई सूटेबल टाइटल, दैट इज़ उससे रिलेटेड आप लोगों को 3-4 वर्ड्स का टाइटल चूज़ करना है और टाइटल लिखना है, ठीक है। उसके अलावा द सेकंड पॉइंट इज बॉडी, ठीक है। तो स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में सिर्फ आप लोग को 2 चीज़ें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 इज टाइटल एंड पॉइंट नंबर 2 इज बॉडी। स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में सिर्फ यही 2 चीज़ें होती है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी नीचे थैंक यू भी लिख देते हैं या फिर दी एंड भी लिख देते हैं, वो चीज़ फॉर्मेट में नहीं होती। अगर आप लोग को लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, बट आप लोग को टाइटल ज़रूर लिखना है। टाइटल ऊपर आप लोग को इस तरीके से स्टोरी राइटिंग में लिखना होता है, टाइटल के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो टाइटल और बॉडी, ये दोनों चीज़ें आप लोग को स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में याद रखनी है। टाइटल लिखना मत भूलना। और टाइटल से रिलेटेड कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग को टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी बच्चे 5-7 वर्ड का टाइटल लिख लेते हैं, दैट डज नॉट लुक गुड, सबसे पहले तो। और दूसरी बात, स्टोरी राइटिंग का टाइटल कभी इतना लंबा होता ही नहीं है, 3-4 वर्ड से ज़्यादा का टाइटल नहीं होता। टाइटल जब आप लोग लिखें तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करे, राइट।
और आप लोग की स्टोरी के बारे में भी वो टाइटल कुछ कुछ सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने 2-3 पॉइंट्स दिए टाइटल से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि ये 2-3 पॉइंट्स के चक्कर में आप लोग सारा टाइम टाइटल ही सोचने लग गए। जो चीज़ आप लोग के दिमाग में पहले या दूसरी बार आती है स्टोरी सोचने के बाद, तो उसमें आप लोग को टाइटल में लिख देना है। टाइटल लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग को स्टोरी में मेजर फोकस करना है जो आप लोगों ने पूरा लिखा है, दैट इज़ मेजर कॉन्टेंट, ठीक है। वो चीज़ मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगी वीडियो में। तो टाइटल के बाद आप लोग को हमेशा एक लाइन छोड़ के स्टोरी लिखना स्टार्ट करनी है। टाइटल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखें, स्मॉल वर्ड्स में लिखें। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड राइट द टाइटल इन दी कैपिटल वर्ड्स, बिकॉज कैपिटल वर्ड्स में अगर आप लोग लिखते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं तो दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। तो टाइटल लिख के आप लोग को एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आप लोग को जो भी स्टोरी है वो स्टार्ट करनी है। नाउ अब देखो, स्टोरी राइटिंग में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। वो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ जो आप लोग को स्टोरी राइटिंग में याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहले आप जब स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप लोग को एक बार में ही पूरी स्टोरी लिखनी है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आधी स्टोरी अभी लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद आधी स्टोरी लिखूंगा या फिर लिखूंगी। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग को एक बार में ही सारी स्टोरी कंप्लीट करनी है। अगर आप लोग एक बार स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप लोग के दिमाग में होता है कि भाई इससे पहले वाली लाइन में मैंने ये लिखा है तो अब मैं उससे रिलेवेंट ही कुछ लिखूंगा। अगर आप लोग बीच में कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद इतनी अच्छी स्टोरी नहीं लिखी जाती। तो आप लोगों को एक बार में ही एग्जाम में स्टोरी लिखनी है, राइट। पॉइंट नंबर 2 जो मुझे बोलना था, दैट इज स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट आप लोग को डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट नहीं हुआ, प्रोटैगनिस्ट मतलब कि कोई मेन क्रिएटर या फिर कोई मेन ह्यूमन, कोई मेन आदमी, कोई मेन लड़की स्टोरी की, वो चीज़ आप लोग को डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप कर देंगे, स्टोरी में 5-7 कैरेक्टर्स डेवलप कर देंगे और स्टोरी का कोई मेन प्रोटैगनिस्ट ही नहीं हुआ तो वो स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई फिल्म देखने जाते हैं, उस फिल्म में आप लोग हीरो की वजह से फिल्म देखने जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की फिल्म है तो आप लोग शाहरुख खान की वजह से फिल्म देखने जाएंगे। शाहरुख खान की बेसिस पे पूरी स्टोरी होती है, ठीक है, उस फिल्म में, ठीक है। सलमान खान तो आप लोग पूरे सलमान खान की फिल्म देखने जाते हैं, सलमान खान के अराउंड वो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपकी भी स्टोरी का कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट हो। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग कोई मूवी देखने जाएं और उसके अंदर 5-7 कैरेक्टर्स हों और पता ही नहीं चले कि मेन कैरेक्टर कौन है, तो वो फिल्म आप लोग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरीके से आप लोग को स्टोरी को इस तरीके से लिखना है कि उस स्टोरी का कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट हो, ठीक है। ज़्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस मत करना, 2 से 3 कैरेक्टर्स आप लोग को इंट्रोड्यूस करने हैं और मेन एक प्रोटैगनिस्ट रखना ही है स्टोरी का, राइट। अच्छा, अब आप लोगों को स्टोरी में ट्राई करना है कि आप लोग थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इररिलेवेंट स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल राइटिंग बिल्कुल ही इररिलेवेंट स्टोरीज। वो क्या लिखते हैं कि मैं गया, मेरे पास मोदी जी आ गए, उसके बाद भूत आ गया, एंड मतलब बिल्कुल रबिश स्टोरीज लिख देते हैं वो लोग और उनको पता नहीं चलता कि वो बिल्कुल इररिलेवेंट स्टोरीज होती हैं। तो आप लोगों को रिलेवेंट स्टोरीज लिखनी है, ऐसी स्टोरीज लिखनी है जो कि पॉसिबल भी हों, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को स्टोरी में सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोग सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों को स्टार्टिंग में एक लाइन दे दी कि एक लड़की सो रही थी और उसके बाद उसको कुछ नीचे से स्टेयर्स से गिरने की आवाज़ आई, ठीक है। तो आप लोग पूरी स्टोरी में एक्सप्लेन करते ही रहेंगे कि फिर वो बहुत डर गई, फिर वो नीचे गई, बहुत डरी वो, उसके बाद उसने अपनी मम्मा को भी उठाया बट उसकी मम्मा ही नहीं उठी, और उसके बाद वो नीचे गई बहुत डर के। ऐसी तरीके से आप लोग पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आप लोग एंड में लिखिए कि बट लास्ट में उसने देखा कि वो कैट थी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को पूरी स्टोरी में देखो, अभी जो मैंने आप लोग को स्टोरी का एग्जांपल दिया उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट भी था, दैट इज़ वो लड़की, ठीक है। उसके अलावा 2-3 कैरेक्टर्स भी हो गए, कैट हो गई, उसकी मम्मा हो गई, ठीक है। उसके बाद सस्पेंस भी क्रिएट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग को स्टोरी लिखनी है कि ताकि जो पढ़ रहा है उसको भी इंटरेस्ट आए, ठीक है। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4 और 5। पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है वो सेम ही है। पॉइंट नंबर 4 और 5 में मैं आप लोग को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग की डायलॉग राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे कि शी इज़ सेइंग दैट हर मदर इज़ बिजी, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, शी इज़ सेइंग दैट हर मदर इज़ बिजी, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने इस तरीके से लिखा, शी सेड
यहाँ पर मैंने कोट्स लगाए, हर मदर इज़ बिजी। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा वे चूज़ करना है, आप लोग को हमेशा इस तरीके से लिखना है। ठीक है, जितना आप लोग इस तरीके से लिखेंगे उतना स्टोरी वाली फील आएगी जो पढ़ रहा है उसको। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से मेजॉरिटी में चीज़ें लिखने की कोशिश करनी है, और इस तरीके से चीज़ें लिखने के लिए आप लोग के पास गुड डायलॉग डिलीवरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये डायलॉग बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डायलॉग कैसे लिखा जाता है, राइट। अगर आप लोग डायलॉग ढंग से लिख देंगे तो डायलॉग लिखने से क्या होता है, जो पढ़ रहा है उसको लगेगा कि भाई रियल में ये स्टोरी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग की डायलॉग डिलीवरिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज़ रिलेटेड टू दी एडिटिंग। ठीक है, स्टोरी लिख ली आप लोगों ने, बहुत अच्छा प्लॉट क्रिएट कर दिया, प्लॉट मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, बहुत अच्छा एंड कर दिया, डायलॉग्स भी बहुत सही लिख दिए। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट भी एक बना दिया, बट दी मेन एजेंडा दैट इज़ आप लोगों की ग्रामर, ठीक है, वो कभी कभार बहुत बुरी होती है स्टोरी में। तो स्टोरी को लिखने के लिए और उसके बाद उस स्टोरी को एडिट करने के लिए आप लोग को अलग से टाइम चाहिए। ठीक है, स्टोरी को आप लोग को हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग स्टोरी लिखें उसके बाद एटलीस्ट 5 से 10 मिनट निकालें ताकि आप लोग उस स्टोरी को एडिट कर सके। नाउ एडिटिंग में सबसे पहले क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, कभी भी स्टोरी प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में नहीं लिखी जाती। ईच एंड एवरी टाइम स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, और बेसिक पास्ट टेंस आप लोग को यूज़ करना आता होगा। कभी भी गिव नहीं लिखना, पास्ट टेंस में गेव लिखना है। ठीक है, टेक नहीं लिखना, टुक लिखना है। विन नहीं लिखना, वॉन लिखना है। पीछे ईडी लगाना है, दैट इज जम्प्ड, प्लेड, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने हैं। वॉज यूज़ करना है। तो बेसिक पास्ट टेंस का यूज़ सब बच्चों को आता है, और आप लोग को स्टोरी राइटिंग में मेक श्योर करना है कि आप लोग का पास्ट टेंस बिल्कुल परफेक्ट हो। और आप लोग, जब मैं आप लोग को टेंसेस बताऊंगी तब मैं आप लोग को करेक्ट यूज़ बताऊंगी पास्ट टेंस का, बट अभी के लिए आप लोग को ये याद रखना है कि आप लोग का पास्ट टेंस स्टोरी में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, उसके अलावा किसी टेंस में नहीं लिखी जाती। तो आप लोग को स्टोरी की एडिटिंग के लिए अलग से 5 से 7 मिनट निकालने हैं, और जो भी चीज़ें आप लोगों ने गलत लिखी है उसको सही करनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, स्टोरी को आप लोग को कभी भी कंटिन्यूसली नहीं लिखना होता। स्टोरी को हमेशा आप लोग को पैराग्राफ में ब्रेक्स करके लिखना होता है। ठीक है, ये एज अ सेपरेट पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड करा, ऑल्दो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को पेपर मतलब कि जो स्टोरी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा बताऊंगी, बट ये एज अ सेपरेट पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टोरी राइटिंग के टाइम पर फ्लो में भूल जाते हैं कि स्टोरी को पैराग्राफ में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग खुद इमेजिन करिए, अगर आप लोग एक बुक पढ़ रहे हैं और वो बुक कंटिन्यूसली फटाफट लिखी गई हो, कुछ भी पैराग्राफ नहीं हो, कुछ भी ब्रेक नहीं हो, ठीक है, कुछ कॉमा नहीं हो, कुछ एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, तो आप लोग को कितनी बोरिंग लगेगी वो बुक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को अपनी स्टोरी में मेक श्योर करना है कि कॉमास हो, फुल स्टॉप्स हो, क्वेश्चन मार्क्स हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैराग्राफ के बीच में ब्रेक्स हो। ठीक है, डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो आप लोग की स्टोरी। ठीक है, नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट, देखो जब भी मैं बच्चों को ये सारे पॉइंट्स बता देती हूँ स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं मैम इतने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे स्टोरी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को जितने भी पॉइंट्स बताए तो आप लोग को सिर्फ वो पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। ऑब्वियसली कभी लिखते टाइम 1-2 पॉइंट्स जो है वो आप लोग के दिमाग से स्लिप हो जाएंगे, बट इस रीज़न की वजह से आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना है। सिर्फ आप लोग को मेक श्योर करना है कि जो भी मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए वो आप लोग एक जगह कॉपी में लिख लो, और जब भी आप लोग स्टोरी राइटिंग करो या फिर एग्जाम से पहले उन पॉइंट्स को पढ़ के जाना, राइट। Okay, now comes the marks distribution and the marking scheme of story writing. Story writing 10 मार्क्स की होती है, एंड स्टोरी राइटिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं आप लोग को बताऊंगी। तो स्टोरी राइटिंग में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट स्टोरी राइटिंग में 1 मार्क्स का होता है। फॉर्मेट के अंदर 3 चीज़ें होती है, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 इज़ द बॉडी, और नंबर 3 ऑप्शनल होता है, दैट इज़ मॉरल। अगर किसी स्टोरी का कोई मॉरल है तो आप लोग वो लिख सकते हैं, अगर कुछ मॉरल नहीं है तो आप लोग को नहीं लिखना। मॉरल इज़ ऑप्शनल, राइट। दिस इज़ द फॉर्मेट। फॉर्मेट हमेशा 1 नंबर का होता है स्टोरी राइटिंग में। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट सही लिख दिया तो आप लोग को फुल 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी 5 मार्क्स की होती है स्टोरी राइटिंग में, एंड एक्सप्रेशन 4 मार्क्स का होता है स्टोरी राइटिंग में। नाउ स्टोरी राइटिंग में क्रिएटिविटी 5 मार्क्स की होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? ठीक है, क्रिएटिविटी मैं आप लोग को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्सप्रेशन 4 मार्क्स का होता है। एक्सप्रेशन मैंने आप लोग को लेटर राइटिंग में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ।
4 मार्क्स में से 2 मार्क्स होते हैं कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ और 2 मार्क्स होते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कोहेरेंस, रिलेवेंस, फ्लुएंसी, इसका क्या मतलब होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस में आप लोगों ने कुछ लिखा और दूसरे सेंटेंस में कुछ और ही लिख रहे हों। ठीक है, आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग के जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, रिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामर आप लोग की पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। उसके अलावा अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, ये आप लोग की वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। और मैंने आप लोग को बताया था कि स्पेलिंग्स के एक अगर आप लोग की स्पेलिंग गलत हो गई तो 1/4 मार्क्स कटता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि जान करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, आप लोग का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा इस तरीके से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखते हैं सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि अगर बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखेंगे तो उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। स्पेलिंग्स के भी मार्क्स होते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जिस वर्ड की आप लोग को स्पेलिंग आती है वही वर्ड चूज़ करें। स्टोरी राइटिंग में बहुत सारे बच्चों के ऐसे वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल देयर, इन चीज़ की स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा गलत होती है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। ठीक है, तो आप लोग को सारी स्पेलिंग्स, जो बेसिक स्पेलिंग्स भी होती हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि आप लोग की स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट हो। राइट, ओके। अब आते हैं क्रिएटिविटी पे। स्टोरी राइटिंग में 5 मार्क्स की क्रिएटिविटी होती है एंड क्रिएटिविटी के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं स्टोरी राइटिंग में। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी स्टोरी किस तरीके से प्रेजेंट करी है। राइट, मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग की स्टोरी सेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटिविटी में सबसे पहले तो मार्क्स होते हैं प्लॉट के, कि आप लोग की पूरी स्टोरी का प्लॉट क्या है। राइट, प्लॉट मतलब कि पूरी स्टोरी की स्टोरी लाइन क्या है, क्या एक्चुअली हो रहा है स्टोरी में। ठीक है, उसके अलावा क्रिएटिविटी में इस चीज़ के मार्क्स होते हैं कि आप लोगों ने अपनी स्टोरी को पैराग्राफ में डिवाइड करा है कि नहीं। आप लोग को अपनी स्टोरी को मिनिमम 3 से 4 पैराग्राफ्स में पक्का डिवाइड करना ही करना है। अगर आप लोग अपनी स्टोरी को 3 से कम पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं तो आप लोग के क्रिएटिविटी में मार्क्स कट जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग मेरी बात मानो तो स्टोरी राइटिंग को हमेशा आप लोग 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना। ठीक है, अब कुछ बेसिक फॉर्मेट नहीं होता कि उन 4 जैसे मैंने लेटर राइटिंग में बताया था कि पहले पैराग्राफ में आप लोग को इंट्रोडक्शन देना है, फिर आप लोग को मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता क्योंकि सब बच्चों की स्टोरी अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक फॉर्मेट नहीं होता। राइट, बट आप लोग को पूरी स्टोरी को 3 से 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है। राइट, नाउ इस तरीके से अगर आप लोग के पास स्टोरी राइटिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो आप लोग को हमेशा इस तरीके की स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट नहीं करनी है। अगर आप लोग मेरी बात मानो तो आप लोग को हमेशा इस तरीके की स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे अगर आप लोगों को क्लूज़ दे दिए जाएँ पूरी स्टोरी के, और इस तरीके से बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है। ठीक है, और कहीं भी किसी भी वर्ड को जोड़ देते हैं। राइट, और अगर आप लोग इस तरीके से स्टोरी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एक लाइन स्टार्टिंग की दी हुई है और आप लोग उसके बाद पूरी स्टोरी खुद लिखेंगे, तो इस तरीके से आप लोग खुद के आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। जो स्टोरी आप चाहे वो लिख सकते हैं। एंड इन क्लूज़ का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता, तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को हमेशा इस तरीके से स्टोरी अटेम्प्ट करनी चाहिए। दैट इज़, अगर कभी ऑप्शन आए क्लूज़ का और स्टार्टिंग वाली लाइन का, तो आप लोग को हमेशा इस तरीके से अटेम्प्ट करनी है स्टोरी। ठीक है, नाउ अब मैं आप लोग को स्टोरी राइटिंग का एक एग्जाम्पल दूंगी और अब मैं आप लोग को समझाऊंगी कि उस एग्जाम्पल में क्यों फुल मार्क्स स्कोर किए गए और वो क्यों एग्जाम्पल अच्छा है स्टोरी राइटिंग का। राइट, तो अब मैंने लास्ट ईयर के टॉपर्स की आंसर शीट निकाली है आप लोग को स्टोरी राइटिंग का एक एग्जाम्पल देने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जो भी मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए थे वो सारे इसके अंदर कवर्ड हैं। दैट इज़, सबसे पहले टाइटल है, टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है एंड उसके बाद जो स्टोरी राइटिंग है वो स्टार्ट की गई है। स्टोरी राइटिंग को 3-4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है। यू कैन सी हियर, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड। ठीक है, उसके अलावा जो भी मैंने आप लोग को चीज़ें बताई थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस में चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें कोटेशंस में लिखी गई है। यू कैन सी हियर दिस देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत बार चीज़ें जो है वो कोटेशंस में लिखी गई हैं। तो जो भी मैंने आप लोग को चीज़ें बताई थी आप लोग देख सकते हैं। टॉपर की आंसर शीट मैंने निकाली है एंड इसको स्टोरी में से 10 में से 10 मार्क्स मिले थे। राइट, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पैरट नेम्ड मिट्ठू। ठीक है, तो यहाँ पर लिव नहीं लिखा गया है, लिव्ड लिखा गया है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप लोग को ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, लिव नहीं यूज़ करना, लिव्ड यूज़ करना है क्योंकि स्टोरी जो होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर पूरी स्टोरी में देख सकते हैं कि कितनी ढंग से एडिटिंग की गई है। मैंने आप लोग को बताया था स्टोरी राइटिंग लिखने के बाद आप लोग को 5 से 7 मिनट देने हैं स्टोरी को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी गलतियाँ थी वो कितनी अच्छी तरीके से एडिट की गई हैं। ठीक है,
ही वॉज सर्चिंग फॉर अ ट्री टू बिल्ड अ नेस्ट, ठीक है, वो एक ट्री को सर्च कर रहा था ताकि वो नेस्ट बिल्ड कर सके। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मिट्ठू बिकेम थर्स्टी। अब बिकम नहीं यूज़ किया गया है, बिकेम यूज़ किया गया है क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में लिखनी होती है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वाटर इन द फॉरेस्ट बट ही कुडंट फाइंड एनी। Suddenly he saw a rabbit. He called to the rabbit, डियर रैबिट डू यू नो वेयर आई कुड फाइंड सम वाटर। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता था, ही कॉल टू द रैबिट, और उसके बाद कोटेशंस में लिखे बिना प्रॉपर एक सेंटेंस भी लिखा जा सकता था। बट अगर कोटेशंस में आप लोग लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि स्टोरी राइटिंग है ये, और स्टोरी राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जो पढ़ रहा है उसको, ठीक है। तो रैबिट से पूछा गया कि क्या तुमको पता है कि यहाँ पर वाटर कहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। रैबिट ने क्या रिप्लाई किया, ओ येस, जस्ट गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट व्हेन यू सी अ ह्यूज मैंगो ट्री। सीधा जाओ और राइट मुड़ जाओ जब तुम एक ह्यूज मैंगो ट्री देख रहे हो। तो आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट क्या है, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है दैट इज अ पैरट। एंड उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि बहुत मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सिंपल स्टोरी है बट आप लोग को लग रहा होगा कि भाई, आप लोग को जानने की इच्छा हो रही होगी कि भाई आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यू सी अ मैंगो ट्री, द रिवर इज इन फ्रंट ऑफ दैट ट्री। मिट्ठू थैंक्ड द रैबिट एंड सून फाउंड द रिवर, ठीक है। तो मिट्ठू जो रैबिट है उसने मिट्ठू जो पैरट है उसने रैबिट को थैंक किया और मिट्ठू चला गया। एंड उसके बाद मिट्ठू दैट इज पैरट को एक रिवर मिल गई, ठीक है। He drank some water, then he observed the mango tree. The tree is near the river and it is huge enough to protect मी इफ़ इट रेन्स, थॉट मिट्ठू, ठीक है। तो अब देखो कितना अच्छी तरीके से जो भी मिट्ठू ने सोचा वो कितना अच्छी तरीके से कोटेशंस में लिखा हुआ है कि भाई मिट्ठू ने सोचा कि ये मैंगो ट्री है और ये कितना बड़ा है और ये ट्री मुझे रेन से प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट। सो ही आस्क्ड द ट्री, ओ माइटी मैंगो ट्री, कैन आई बिल्ड माई नेस्ट ऑन योर ब्रांचेस। तो यहाँ पर जो पैरट है वो ट्री से पूछ रहा है कि क्या मैं नेस्ट बना सकता हूँ अपना तुम्हारी ब्रांचेस पे। द मैंगो ट्री वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट फेल्ट वेरी लोनली बिफोर एंड रिप्लाइड। तो मैंगो ट्री जो है वो बहुत खुश हो गया और मैंगो ट्री ने क्या रिप्लाई करा, श्योर पैरट एंड यू कैन ईट माई मैंगोज टू, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से डायलॉग डिलीवरी की गई है। मैंने आप लोग को बताया था कि डायलॉग डिलीवरी करना आप लोग को आना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे ऐसे कोटेशंस में आप लोगों को डायलॉग्स लिखने आने चाहिए, तब आप लोग की स्टोरी बहुत अच्छी बनेगी। वही चीज़ यहाँ पर टॉपर ने करी है, ठीक है। मिट्ठू वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ही बिल्ड द नेस्ट एंड द ट्री एंड मिट्ठू बिकेम गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज़, बट फिर भी ये स्टोरी लिखी गई है। एंड ये स्टोरी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंसिबल ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारी बुक्स में ऐसी स्टोरीज पढ़ी है जब ट्रीज बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी के अंदर बोला है कि मिट्ठू जो है वो ट्री के साथ बहुत अच्छा दोस्त बन गया एंड मिट्ठू ने ट्री के साथ शादी कर ली, ठीक है। 2 years लेटर द ट्री फेल सिक एंड ड्राइड अप, देयर वॉज नथिंग टू ईट ऑन इट्स लीव्स, ऑल्सो फेल ऑफ, बट मिट्ठू डिडंट लीव, ही वॉन्टेड टू रिमेन विथ हिज फ्रेंड, सो ही वॉज स्टिल हैप्पी एंड कंटेंटेड। अब कंटेंटेड का क्या मतलब होता है, सेटिस्फाइड। तो ऑल्दो वो ट्री ड्राई हो गया बट मिट्ठू अभी भी बहुत हैप्पी था, वो चाहता था कि वो ट्री के साथ ही रहे। अब यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि एंड में क्या होगा ये जानने के लिए। एंड ही डिसाइडेड टू स्टे ऑन। उसके बाद पास्ट टेंस का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भगवान ने ऊपर से उन दोनों की फ्रेंडशिप देखी और वो जो भगवान है वो टेस्ट करना चाहते थे मिट्ठू और ट्री की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है। तो वो जो भगवान है, ही फ्लाइज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्वान के फॉर्म में भगवान खुद नीचे धरती पे आए उनकी फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए। ही मीट्स मिट्ठू एंड हिज फैमिली सिटिंग ऑन द ट्री एंड सेड, ओ पैरट, देयर इज नथिंग ऑन योर ट्री, योर फैमिली में स्टार्व, come and join me on my tree. But Mithu said, no, all these days this tree has fed my family and me. It was with us in good days and we will stay with him in his bad days. We can get food from nearby trees. Okay, तो अब क्या हुआ कि एक पास वाला ट्री पैरट को बोलता है कि तो इस ट्री में कुछ बचा नहीं है तो तुम मेरे ट्री पे आ जाओ। बट मिट्ठू ने तभी भी अपनी फ्रेंडशिप नहीं छोड़ी, ठीक है। तो जो लॉर्ड इंद्रा है वो, अब देखो पैराग्राफ चेंज किया गया है और बताया गया है कि लॉर्ड इंद्रा जो है वो इस तरीके से प्लीज़ हो गए और वो खुद आ गए और उन्होंने बोला, पैरट योर लॉयल्टी हैज़ प्लीज मी। मतलब वो खुद प्रकट हो गए, उन्होंने बोला पैरट तुम्हारी लॉयल्टी ने मुझे प्लीज़ करा है, मतलब कि मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारी लॉयल्टी देख के। और सो आई विल ग्रांट यू वन विश, व्हाट इज़ दैट यू वांट। तो मैं तुमको एक
ये मतलब कि ऐसे होता है ना कि आप लोगों ने सीरियल्स मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि भगवान खुद आ जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे से मैं प्रसन्न हूँ और जो भी तुम्हारी एक इच्छा है तुम मांग सकते हो। तो वही उसी काइंड की सिचुएशन यहाँ पर हुई। मिट्ठू वॉज ओवरजॉयड एंड सेड, ओ लॉर्ड, कैन यू ब्रिंग माई फ्रेंड द ट्री बैक टू लाइफ। तो मिट्ठू ने क्या मांगा कि मेरा जो फ्रेंड है ट्री, वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो तुम उसको वापस बहुत अच्छा कर दो, हरा भरा कर दो। ठीक है। लॉर्ड इंद्रा सेड एंड सो इट शैल बी डन। तो लॉर्ड इंद्रा मान गए एंड उसके बाद ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग बन गया वापस से, और मिट्ठू और जो उसकी फैमिली है वो ट्री पे वापस बहुत अच्छी तरीके से रहने लग गए। तो उसके बाद लास्ट में देखो स्टोरी को कितनी अच्छी तरीके से समअप किया गया है। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब कि उसके बाद वो बहुत खुश रहे पूरे लाइफ टाइम तक। और जो टाइटल है द हेवनली फ्रेंडशिप, हेवनली फ्रेंडशिप मतलब हेवनली फ्रेंडशिप क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हेवन से खुद लॉर्ड इंदिरा आए और उन्होंने वापस ट्री को जिंदा किया। तो देखो पूरा टाइटल जो है वो इस स्टोरी को कितनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। एंड ये स्टोरी पूरी पास्ट टेंस में लिखी गई है। जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए थे दैट इज आप लोग को पता चल गया होगा मेन प्रोटैगनिस्ट क्या है स्टोरी का। स्टोरी के अंदर 3-4 कैरेक्टर्स हैं, दैट इज गॉड का कैरेक्टर है, लॉर्ड इंदिरा का कैरेक्टर है, ट्री का कैरेक्टर है। ठीक है। बट ये जो स्टोरी उसके बाद रैबिट का भी कैरेक्टर है, बट इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट आप लोग को पता चल गया होगा पैरट है। और कितनी ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी करी हुई है बहुत अच्छे से। तो यही आप लोग को चीज़ें ध्यान रखनी है स्टोरी राइटिंग के टाइम पे। एंड दैट वाज द एग्जांपल। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन निकालने हैं और आप लोग को स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितनी आप लोग स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग की स्टोरी राइटिंग उतनी अच्छी होगी। बट जो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए हैं आप लोग को वो ध्यान रखने हैं। तो अगर जिसने मैंने जो लास्ट वीडियो में स्टोरी बताई थी वो नहीं करी है तो वो कर लेना एज एन असाइनमेंट। ठीक है। और आप लोग को अभी तक गलतियां पता चल गई होगी कि लास्ट स्टोरी में आप लोगों ने क्या गलतियां करी है। कई बच्चों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स बना दिए होंगे, कई बच्चों ने डायलॉग डिलीवरी नहीं की होगी, कई बच्चों ने पास्ट टेंस में नहीं लिखी होगी स्टोरी, कई बच्चों ने जो प्रोटैगनिस्ट है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया होगा। तो आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास में स्टोरी लिखी है तो आप लोग को दोबारा स्टोरी लिखनी है जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको ध्यान में रखते हुए। और जिसने नहीं लिखी है वो भी स्टोरी लिखेगा जो मैंने आज पॉइंट्स बताए उसको ध्यान में रखते हुए। ऑल्सो अभी तक के जितने भी असाइनमेंट है वो अभी आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएंगे। दैट इज अभी तक मैंने आप लोग को 3 असाइनमेंट दिए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 इनफॉर्मल लेटर, असाइनमेंट नंबर 2 वाज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड असाइनमेंट नंबर 3 कि आप लोग को इन दोनों स्टोरीज में से कोई एक अटेम्प्ट करनी है। तो ये तीनों असाइनमेंट अभी आप लोग को अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप लोग ये इनफॉर्मल लेटर, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक्सरसाइज और स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ टॉपिक रिलेटेड टू द ग्रामर, एंड नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उससे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अभी तक का सारा असाइनमेंट खत्म कर लें, क्योंकि अगर आप लोग असाइनमेंट खत्म नहीं करेंगे तो वो सब कुछ पाइलअप होता जाएगा। और जो मैंने लास्ट वीडियो में गलती करी थी, दैट इज़ मैंने 16 पॉइंट में गलती करी थी, तो वो भी आप लोग अपनी कॉपी में अगर आप लोगों ने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उस गलती को सही कर लेना, राइट। तो स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं दो तीन सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ अपनी वॉइस, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने तीनों स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीबॉडी, सो टुडे इज़ द 5th क्लास ऑफ इंग्लिश, एंड लास्ट क्लास में एक चीज़ गलत हो गई थी। आई डोंट नो आप लोगों ने पॉइंट आउट करी या फिर नहीं, बट एक एग्जाम्पल गलत हो गया था, दैट इज़ पॉइंट नंबर 16 गलत हो गया था। एंड उस टाइम पे मैं उस चीज़ को करेक्ट भी नहीं कर पाई। तो आप लोगों ने अगर वो क्लास देख ली है और अगर आप लोगों ने पॉइंट आउट करा तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग एक बार देखिए जाके उसके अंदर मैंने क्या गलत बोला है, उसके बाद दोबारा आप लोग यहाँ पर आना। पॉइंट नंबर 16, ओके, लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्जिबिशन। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल, तो लॉट ऑफ पीपल इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट।
बट यहाँ पर एक रूल होता है, अगर कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज़ हों लाइक अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, कभी भी अगर ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं तो उस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब तब यूज़ होता है जब अमाउंट या फिर क्वांटिटी की बात हो रही हो, और प्लूरल वर्ब तब यूज़ होता है जब नंबर की बात हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर लॉट ऑफ पीपल, ये नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा प्लूरल वर्ब यूज़। ठीक है, प्लूरल वर्ब है विजिट, राइट। उसके बाद देखो, अ प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर में वाटर का तो कोई नंबर होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर नंबर की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, दैट इज़ यहाँ पर वॉज यूज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को गलत बता दी थी लास्ट वीडियो में, एंड आई होप उस वक्त आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी एंड अब वो सॉल्व हो गई होगी। सॉरी फॉर दैट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कभी कभी गलती हो जाती है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड अब आप लोग याद रखेंगे कि कभी अगर ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हों, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अगर कभी भी ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हों, तो अगर वो वर्ड में कभी नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे होता, तो यहाँ पर नंबर सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर कभी भी नंबर सिग्निफाई कर रहा हो तो उस केस में आप लोगों को हमेशा सिंगुलर वर्ब तो उस केस में हमेशा आप लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना है। वाइल एज अगर कभी भी क्वांटिटी सिग्निफाई कर रहा हो, फॉर एग्जांपल प्लेंटी ऑफ वाटर कभी भी नंबर सिग्निफाई नहीं कर सकता, ये चीज़ क्वांटिटी सिग्निफाई कर रही है, तो इस केस में आप लोगों को सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, ये गलती हो गई थी लास्ट वीडियो में, मैंने आप लोग को प्लेंटी ऑफ का तो एग्जाम्पल सही बता दिया था, बट मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बोला था कि विजिट जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, कुछ टंग स्लिप हो गया था, आई डोंट नो व्हाट, बट सॉरी एज आई सेड। तो आप लोग इस गलती को सही कर लीजिएगा। एंड उसके अलावा मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में 2 असाइनमेंट्स दिए थे, दैट इज सबसे पहले मैंने आप लोग को बोला था कि यू नीड टू राइट अ स्टोरी। ठीक है, 2 मैंने आप लोग को चॉइसेस दी थी, आप लोग को स्टोरी लिखनी थी, अगर जिसने लिखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी है तो भी आप लोग आज की क्लास अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज आज की क्लास स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड है। और एक मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया था विच वॉज रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन दिए थे, वो असाइनमेंट तो आप लोग को आज तक करना ही था। ठीक है, तो आई होप कि वो असाइनमेंट सब लोगों ने कर लिया होगा। राइट, नाउ कम्स दी स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग जो है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग 10 मार्क्स की आती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में भी, डे 1 पे भी बताया था कि 10 मार्क की स्टोरी राइटिंग आती है, और उसके अंदर आप लोग के पास ऑप्शंस होते हैं 2। ठीक है, उनमें से कोई भी आप लोग को एक अटेम्प्ट करनी होती है। दोनों स्टोरी राइटिंग के ही ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि पूरी स्टोरी के क्लूज दे दिए जाएँ, कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि स्टार्टिंग की स्टोरी दे दी जाती है और आप लोग को पूरी स्टोरी लिखनी होती है। ठीक है, क्या उसके अलावा स्टोरी राइटिंग जो है उसका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है। स्टोरी राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, सिर्फ 2 चीज़ें होती है स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में। नंबर 1 इज़ टाइटल। ठीक है, जो भी आप लोग स्टोरी लिख रहे हो उससे रिलेटेड कोई सूटेबल टाइटल, दैट इज़ उससे रिलेटेड आप लोगों को 3-4 वर्ड्स का टाइटल चूज करना है और टाइटल लिखना है। ठीक है, उसके अलावा द सेकंड पॉइंट इज बॉडी। ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में सिर्फ आप लोग को 2 चीज़ें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 इज टाइटल एंड पॉइंट नंबर 2 इज बॉडी। स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में सिर्फ यही 2 चीज़ें होती है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी नीचे थैंक यू भी लिख देते हैं या फिर दी एंड भी लिख देते हैं, वो चीज़ फॉर्मेट में नहीं होती। अगर आप लोग को लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, बट आप लोग को टाइटल ज़रूर लिखना है। टाइटल ऊपर आप लोग को इस तरीके से स्टोरी राइटिंग में लिखना होता है, टाइटल के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो टाइटल और बॉडी, ये दोनों चीज़ें आप लोग को स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट में याद रखनी है। टाइटल लिखना मत भूलना, और टाइटल से रिलेटेड कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग को टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी बच्चे 5-7 वर्ड का टाइटल लिख लेते हैं, दैट डज नॉट लुक गुड, सबसे पहले तो। और दूसरी बात, स्टोरी राइटिंग का टाइटल कभी इतना लंबा होता ही नहीं है, 3-4 वर्ड से ज़्यादा का टाइटल नहीं होता। टाइटल जब आप लोग लिखें तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करे, राइट। और आप लोग की स्टोरी के बारे में भी वो टाइटल कुछ सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने 2-3 पॉइंट्स दिए टाइटल से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि ये 2-3 पॉइंट्स के चक्कर में आप लोग सारा टाइम टाइटल ही सोचने लग गए। जो चीज़ आप लोग के दिमाग में पहले या दूसरी बार आती है स्टोरी सोचने के बाद, तो उसमें आप लोग को टाइटल में लिख देना है। टाइटल लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग को स्टोरी में मेजर फोकस करना है जो आप लोगों ने पूरा लिखा है, दैट इज़ मेजर कॉन्टेंट। ठीक है, वो चीज़ मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगी वीडियो में। तो टाइटल के बाद आप लोग को हमेशा एक लाइन छोड़ के स्टोरी लिखना स्टार्ट करनी है। टाइटल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखें, स्मॉल वर्ड्स में लिखें, तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड राइट द कैपिटल, यू शुड राइट दी
टाइटल इन दी कैपिटल वर्ड्स, बिकॉज कैपिटल वर्ड्स में अगर आप लोग लिखते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं तो दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। तो टाइटल लिख के आप लोग को एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आप लोग को जो भी स्टोरी है वो स्टार्ट करनी है। नाउ अब देखो, स्टोरी राइटिंग में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। वो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ जो आप लोग को स्टोरी राइटिंग में याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहले आप जब स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग को एक बार में ही पूरी स्टोरी लिखनी है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आधी स्टोरी अभी लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद आधी स्टोरी लिखूंगा या फिर लिखूंगी। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग को एक बार में ही सारी स्टोरी कंप्लीट करनी है। अगर आप लोग एक बार स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप लोग के दिमाग में होता है कि भाई इससे पहले वाली लाइन में मैंने ये लिखा है तो अब मैं उससे रिलेवेंट ही कुछ लिखूंगा। अगर आप लोग बीच में कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद इतनी अच्छी स्टोरी नहीं लिखी जाती। तो आप लोगों को एक बार में ही एग्जाम में स्टोरी लिखनी है, राइट। पॉइंट नंबर 2 जो मुझे बोलना था, दैट इज स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट आप लोग को डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट नहीं हुआ, प्रोटैगनिस्ट मतलब कि कोई मेन क्रिएटर या फिर कोई मेन ह्यूमन, कोई मेन आदमी, कोई मेन लड़की स्टोरी की, वो चीज़ आप लोग को डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप कर देंगे, स्टोरी में 5-7 कैरेक्टर्स डेवलप कर देंगे और स्टोरी का कोई मेन प्रोटैगनिस्ट ही नहीं हुआ तो वो स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई फिल्म देखने जाते हैं, उस फिल्म में आप लोग हीरो की वजह से फिल्म देखने जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की फिल्म है तो आप लोग शाहरुख खान की वजह से फिल्म देखने जाएंगे। शाहरुख खान की बेसिस पे पूरी स्टोरी होती है, ठीक है, उस फिल्म में, ठीक है। सलमान खान तो आप लोग पूरे सलमान खान की फिल्म देखने जाते हैं, सलमान खान के अराउंड वो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपकी भी स्टोरी का कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट हो। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग कोई मूवी देखने जाएं और उसके अंदर 5-7 कैरेक्टर्स हों और पता ही नहीं चले कि मेन कैरेक्टर कौन है तो वो फिल्म आप लोग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरीके से आप लोग को स्टोरी को इस तरीके से लिखना है कि उस स्टोरी का कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट हो, ठीक है। ज़्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस मत करना, 2 से 3 कैरेक्टर्स आप लोग को इंट्रोड्यूस करने हैं और मेन एक प्रोटैगनिस्ट रखना ही है स्टोरी का, राइट। अच्छा, अब आप लोगों को स्टोरी में ट्राई करना है कि आप लोग थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इररिलेवेंट स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल राइटिंग बिल्कुल ही इररिलेवेंट स्टोरीज। वो क्या लिखते हैं कि मैं गया, मेरे पास मोदी जी आ गए, उसके बाद भूत आ गया, एंड मतलब बिल्कुल रबिश स्टोरीज लिख देते हैं वो लोग और उनको पता नहीं चलता कि वो बिल्कुल इररिलेवेंट स्टोरीज होती हैं। तो आप लोगों को रिलेवेंट स्टोरीज लिखनी है, ऐसी स्टोरीज लिखनी है जो कि पॉसिबल भी हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को स्टोरी में सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोग सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों को स्टार्टिंग में एक लाइन दे दी कि एक लड़की सो रही थी और उसके बाद उसको कुछ नीचे से स्टेयर्स से गिरने की आवाज़ आई, ठीक है। तो आप लोग पूरी स्टोरी में एक्सप्लेन करते ही रहेंगे कि फिर वो बहुत डर गई, फिर वो नीचे गई, बहुत डरी वो, उसके बाद उसने अपनी मम्मा को भी उठाया बट उसकी मम्मा ही नहीं उठी, और उसके बाद वो नीचे गई बहुत डर के। ऐसी तरीके से आप लोग पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आप लोग एंड में लिखिए कि बट लास्ट में उसने देखा कि वो कैट थी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को पूरी स्टोरी में देखो, अभी जो मैंने आप लोग को स्टोरी का एग्जांपल दिया उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट भी था, दैट इज वो लड़की, ठीक है। उसके अलावा 2-3 कैरेक्टर्स भी हो गए, कैट हो गई, उसकी मम्मा हो गई, ठीक है। उसके बाद सस्पेंस भी क्रिएट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग को स्टोरी लिखनी है कि ताकि जो पढ़ रहा है उसको भी इंटरेस्ट आए, ठीक है। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4 और 5। पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है वो सेम ही है। पॉइंट नंबर 4 और 5 में मैं आप लोग को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग की डायलॉग राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे कि शी इज सेइंग दैट हर मदर इज बिजी, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, शी इज सेइंग दैट हर मदर इज बिजी, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने इस तरीके से लिखा, शी सेड, यहाँ पर मैंने कोट्स लगाए, हर मदर इज बिजी, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा वे चूज करना है, आप लोग को हमेशा इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जितना आप लोग इस तरीके से लिखेंगे उतना स्टोरी वाली फील आएगी जो पढ़ रहा है उसको, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से मेजॉरिटी में चीज़ें लिखने की कोशिश करनी है और इस तरीके से चीज़ें लिखने के लिए आप लोग के पास गुड डायलॉग डिलीवरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये डायलॉग बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डायलॉग कैसे लिखा जाता है, राइट।
अगर आप लोग डायलॉग ढंग से लिख देंगे तो डायलॉग लिखने से क्या होता है, जो कि जो पढ़ रहा है उसको लगेगा कि भाई रियल में ये स्टोरी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग की डायलॉग डिलीवरिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज रिलेटेड टू दी एडिटिंग। ठीक है, स्टोरी लिख ली आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लॉट क्रिएट कर दिया, प्लॉट मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, बहुत अच्छा एंड कर दिया, डायलॉग्स भी बहुत सही लिख दिए। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट भी एक बना दिया, बट दी मेन एजेंडा दैट इज आप लोगों की ग्रामर, ठीक है, वो कभी कभार बहुत बुरी होती है स्टोरी में। तो स्टोरी को लिखने के लिए और उसके बाद उस स्टोरी को एडिट करने के लिए आप लोग को अलग से टाइम चाहिए। ठीक है, स्टोरी को आप लोग को हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग स्टोरी लिखें उसके बाद एटलीस्ट 5 से 10 मिनट निकालें ताकि आप लोग उस स्टोरी को एडिट कर सके। नाउ एडिटिंग में सबसे पहले क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, कभी भी स्टोरी प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में नहीं लिखी जाती। ईच एंड एवरी टाइम स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। और बेसिक पास्ट टेंस आप लोग को यूज करना आता होगा, कभी भी गिव नहीं लिखना, पास्ट टेंस में गेव लिखना है। ठीक है, टेक नहीं लिखना, टुक लिखना है। विन नहीं लिखना, वॉन लिखना है। पीछे ईडी लगाना है, दैट इज जम्प्ड, प्लेड, इस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं, वॉज यूज करना है। तो बेसिक पास्ट टेंस का यूज सब बच्चों को आता है। और आप लोग को स्टोरी राइटिंग में मेक श्योर करना है कि आप लोग का पास्ट टेंस बिल्कुल परफेक्ट हो। और आप लोग, जब मैं आप लोग को टेंसेस बताऊंगी तब मैं आप लोग को करेक्ट यूज बताऊंगी पास्ट टेंस का, बट अभी के लिए आप लोग को ये याद रखना है कि आप लोग का पास्ट टेंस स्टोरी में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, उसके अलावा किसी टेंस में नहीं लिखी जाती। तो आप लोग को स्टोरी की एडिटिंग के लिए अलग से 5 से 7 मिनट निकालने हैं और जो भी चीज़ें आप लोगों ने गलत लिखी है उसको सही करनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टोरी को आप लोग को कभी भी कंटिन्यूसली नहीं लिखना होता। स्टोरी को हमेशा आप लोग को पैराग्राफ में ब्रेक्स करके लिखना होता है। ठीक है, ये एज अ सेपरेट पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड करा, ऑल्दो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को पेपर मतलब कि जो स्टोरी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा बताऊंगी, बट ये एज अ सेपरेट पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टोरी राइटिंग के टाइम पर फ्लो में भूल जाते हैं कि स्टोरी को पैराग्राफ में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग खुद इमेजिन करिए, अगर आप लोग एक बुक पढ़ रहे हैं और वो बुक कंटिन्यूसली फटाफट लिखी गई हो, कुछ भी पैराग्राफ नहीं हो, कुछ भी ब्रेक नहीं हो, ठीक है, कुछ कॉमा नहीं हो, कुछ एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, तो आप लोग को कितनी बोरिंग लगेगी वो बुक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को अपनी स्टोरी में मेक श्योर करना है कि कॉमास हो, फुल स्टॉप्स हो, क्वेश्चन मार्क्स हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैराग्राफ के बीच में ब्रेक्स हो। ठीक है, डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो आप लोग की स्टोरी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देखो जब भी मैं बच्चों को ये सारे पॉइंट्स बता देती हूँ स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं मैम इतने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे स्टोरी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को जितने भी पॉइंट्स बताए तो आप लोग को सिर्फ वो पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। ऑब्वियसली कभी लिखते टाइम 1-2 पॉइंट्स जो है वो आप लोग के दिमाग से स्लिप हो जाएंगे, बट इस रीज़न की वजह से आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना है। सिर्फ आप लोग को मेक श्योर करना है कि जो भी मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए वो आप लोग एक जगह कॉपी में लिख लो और जब भी आप लोग स्टोरी राइटिंग करो या फिर एग्जाम से पहले उन पॉइंट्स को पढ़ के जाना। राइट, okay, now comes the marks distribution and the marking scheme of story writing. Story writing 10 मार्क्स की होती है एंड स्टोरी राइटिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं आप लोग को बताऊंगी। तो स्टोरी राइटिंग में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट स्टोरी राइटिंग में 1 मार्क्स का होता है। फॉर्मेट के अंदर 3 चीज़ें होती है, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 इज़ द बॉडी और नंबर 3 ऑप्शनल होता है, दैट इज़ मॉरल। अगर किसी स्टोरी का कोई मॉरल है तो आप लोग वो लिख सकते हैं, अगर कुछ मॉरल नहीं है तो आप लोग को नहीं लिखना। मॉरल इज़ ऑप्शनल, राइट, दिस इज़ द फॉर्मेट। फॉर्मेट हमेशा 1 नंबर का होता है स्टोरी राइटिंग में। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट सही लिख दिया तो आप लोग को फुल 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी 5 मार्क्स की होती है स्टोरी राइटिंग में एंड एक्सप्रेशन 4 मार्क्स का होता है स्टोरी राइटिंग में। नाउ स्टोरी राइटिंग में क्रिएटिविटी 5 मार्क्स की होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? ठीक है, क्रिएटिविटी मैं आप लोग को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्सप्रेशन 4 मार्क्स का होता है। एक्सप्रेशन मैंने आप लोग को लेटर राइटिंग में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स होते हैं कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ और 2 मार्क्स होते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कोहेरेंस, रिलेवेंस, फ्लुएंसी। इसका क्या मतलब होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस में आप लोगों ने कुछ लिखा और दूसरे सेंटेंस में कुछ और ही लिख रहे हो। ठीक है, आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग के जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, रिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामर आप लोग की पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। उसके अलावा
अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, ये आप लोग की वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। और मैंने आप लोग को बताया था कि स्पेलिंग्स के एक अगर आप लोग की स्पेलिंग गलत हो गई तो 1/4 मार्क्स कटता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि जान करके डिफिकल्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, आप लोग का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा इस तरीके से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखते हैं सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि अगर बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखेंगे तो उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता, स्पेलिंग्स के भी मार्क्स होते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जिस वर्ड की आप लोग को स्पेलिंग आती है वही वर्ड चूज़ करें। स्टोरी राइटिंग में बहुत सारे बच्चों के ऐसे वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल देयर, इन चीज़ की स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ठीक है। तो आप लोग को सारी स्पेलिंग्स, जो बेसिक स्पेलिंग्स भी होती हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि आप लोग की स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट हो, राइट। ओके, अब आते हैं क्रिएटिविटी पे। स्टोरी राइटिंग में 5 मार्क्स की क्रिएटिविटी होती है, एंड क्रिएटिविटी के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं स्टोरी राइटिंग में। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी स्टोरी किस तरीके से प्रेजेंट करी है, राइट। मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग की स्टोरी सेंसिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिएटिविटी में सबसे पहले तो मार्क्स होते हैं प्लॉट के, कि आप लोग की पूरी स्टोरी का प्लॉट क्या है, राइट। प्लॉट मतलब कि पूरी स्टोरी की स्टोरी लाइन क्या है, क्या एक्चुअली हो रहा है स्टोरी में, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिविटी में इस चीज़ के मार्क्स होते हैं कि आप लोगों ने अपनी स्टोरी को पैराग्राफ में डिवाइड करा है कि नहीं। आप लोग को अपनी स्टोरी को मिनिमम 3 से 4 पैराग्राफ्स में पक्का डिवाइड करना ही करना है। अगर आप लोग अपनी स्टोरी को 3 से कम पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं तो आप लोग के क्रिएटिविटी में मार्क्स कट जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग मेरी बात मानो तो स्टोरी राइटिंग को हमेशा आप लोग 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना, ठीक है। अब कुछ बेसिक फॉर्मेट नहीं होता कि उन 4 जैसे मैंने लेटर राइटिंग में बताया था कि पहले पैराग्राफ में आप लोग को इंट्रोडक्शन देना है, फिर आप लोग को मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि सब बच्चों की स्टोरी अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक फॉर्मेट नहीं होता, राइट। बट आप लोग को पूरी स्टोरी को 3 से 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है, राइट। नाउ इस तरीके से अगर आप लोग के पास स्टोरी राइटिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो आप लोग को हमेशा इस तरीके की स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट नहीं करनी है। अगर आप लोग मेरी बात मानो तो आप लोग को हमेशा इस तरीके की स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे अगर आप लोगों को क्लूज़ दे दिए जाएं पूरी स्टोरी के, और इस तरीके से बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है, और कहीं भी किसी भी वर्ड को जोड़ देते हैं, राइट। और अगर आप लोग इस तरीके से स्टोरी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एक लाइन स्टार्टिंग की दी हुई है और आप लोग उसके बाद पूरी स्टोरी खुद लिखेंगे, तो इस तरीके से आप लोग खुद के आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, जो स्टोरी आप चाहे वो लिख सकते हैं। एंड इन क्लूज़ का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता, तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को हमेशा इस तरीके से स्टोरी अटेम्प्ट करनी चाहिए। दैट इज़, अगर कभी ऑप्शन आए क्लूज़ का और स्टार्टिंग वाली लाइन का, तो आप लोग को हमेशा इस तरीके से अटेम्प्ट करनी है स्टोरी, ठीक है। नाउ अब मैं आप लोग को स्टोरी राइटिंग का एक एग्जाम्पल दूंगी, और अब मैं आप लोग को समझाऊंगी कि उस एग्जाम्पल में क्यों फुल मार्क्स स्कोर किए गए, और वो क्यों एग्जाम्पल अच्छा है स्टोरी राइटिंग का, राइट। तो अब मैंने लास्ट ईयर के टॉपर्स की आंसर शीट निकाली है आप लोग को स्टोरी राइटिंग का एक एग्जाम्पल देने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जो भी मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए थे वो सारे इसके अंदर कवर्ड हैं। दैट इज, सबसे पहले टाइटल है, टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है, एंड उसके बाद जो स्टोरी राइटिंग है वो स्टार्ट की गई है। स्टोरी राइटिंग को 3-4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है। यू कैन सी हियर, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैंने आप लोग को चीज़ें बताई थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस में चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें कोटेशंस में लिखी गई है। यू कैन सी हियर दिस देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत बार चीज़ें जो है वो कोटेशंस में लिखी गई हैं। तो जो भी मैंने आप लोग को चीज़ें बताई थी आप लोग देख सकते हैं, टॉपर की आंसर शीट मैंने निकाली है, एंड इसको स्टोरी में से 10 मार्क्स मिले थे, राइट। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पैरट नेम्ड मिट्ठू, ठीक है। तो यहाँ पर लिव नहीं लिखा गया है, लिव्ड लिखा गया है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप लोग को ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। लिव नहीं यूज़ करना, लिव्ड यूज़ करना है, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर पूरी स्टोरी में देख सकते हैं कि कितनी ढंग से एडिटिंग की गई है। मैंने आप लोग को बताया था स्टोरी राइटिंग लिखने के बाद आप लोग को 5 से 7 मिनट देने हैं स्टोरी को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी गलतियाँ थी वो कितनी अच्छी तरीके से एडिट की गई हैं, ठीक है। He was searching for a tree to build a nest, ठीक है। वो एक ट्री को सर्च कर रहा था ताकि वो नेस्ट बिल्ड कर सके। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मिट्ठू बिकेम थर्स्टी। अब बिकम नहीं यूज़ किया गया है, बिकेम यूज़ किया गया है, क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में लिखनी होती है। He looked around for water in the forest but he couldn't find any. Suddenly he saw a rabbit. He called to the rabbit, डियर रैबिट डू यू नो वेयर आई कुड फाइंड सम वाटर। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता था, ही कॉल्ड टू द रैबिट
और उसके बाद कोटेशंस में लिखे बिना प्रॉपर एक सेंटेंस भी लिखा जा सकता था, बट अगर कोटेशंस में आप लोग लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि स्टोरी राइटिंग है ये, और स्टोरी राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जो पढ़ रहा है उसको, ठीक है। तो रैबिट से पूछा गया कि क्या तुमको पता है कि यहाँ पर वाटर कहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। रैबिट ने क्या रिप्लाई किया, ओ येस, जस्ट गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट व्हेन यू सी अ ह्यूज मैंगो ट्री। सीधा जाओ और राइट मुड़ जाओ जब तुम एक ह्यूज मैंगो ट्री देख रहे हो। तो आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट क्या है, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है दैट इज अ पैरट। एंड उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि बहुत मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सिंपल स्टोरी है, बट आप लोग को लग रहा होगा कि भाई, आप लोग को जानने की इच्छा हो रही होगी कि भाई आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यू सी अ मैंगो ट्री, द रिवर इज इन फ्रंट ऑफ दैट ट्री। मिट्ठू थैंक्ड द रैबिट एंड सून फाउंड द रिवर, ठीक है। तो मिट्ठू जो रैबिट है उसने, सॉरी, मिट्ठू जो पैरट है उसने रैबिट को थैंक किया और मिट्ठू चला गया। एंड उसके बाद मिट्ठू दैट इज पैरट को एक रिवर मिल गई, ठीक है। He drank some water, then he observed the mango tree. The tree is near the river and it is huge enough to protect मी इफ इट रेन्स, थॉट मिट्ठू, ठीक है। तो अब देखो कितना अच्छी तरीके से जो भी मिट्ठू ने सोचा वो कितना अच्छी तरीके से कोटेशंस में लिखा हुआ है कि भाई मिट्ठू ने सोचा कि ये मैंगो ट्री है और ये कितना बड़ा है और ये ट्री मुझे रेन से प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट। सो ही आस्क्ड द ट्री, ओ माइटी मैंगो ट्री, कैन आई बिल्ड माई नेस्ट ऑन योर ब्रांचेस। तो यहाँ पर जो पैरट है वो ट्री से पूछ रहा है कि क्या मैं नेस्ट बना सकता हूँ अपना तुम्हारी ब्रांचेस पे। द मैंगो ट्री वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट फेल्ट वेरी लोनली बिफोर एंड रिप्लाइड। तो मैंगो ट्री जो है वो बहुत खुश हो गया और मैंगो ट्री ने क्या रिप्लाई करा, श्योर पैरट एंड यू कैन ईट माई मैंगोज टू, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से डायलॉग डिलीवरी की गई है। मैंने आप लोग को बताया था कि डायलॉग डिलीवरी करना आप लोग को आना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे ऐसे कोटेशंस में आप लोगों को डायलॉग्स लिखने आने चाहिए, तब आप लोग की स्टोरी बहुत अच्छी बनेगी। वही चीज़ यहाँ पर टॉपर ने करी है, ठीक है। मिट्ठू वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ही बिल्ड द नेस्ट एंड द ट्री एंड मिट्ठू बिकेम गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज़, बट फिर भी ये स्टोरी लिखी गई है। एंड ये स्टोरी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंसिबल ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारी बुक्स में ऐसी स्टोरीज पढ़ी है जब ट्रीज बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी के अंदर बोला है कि मिट्ठू जो है वो ट्री के साथ बहुत अच्छा दोस्त बन गया एंड मिट्ठू ने ट्री के साथ शादी कर ली, ठीक है। 2 years later the tree fell sick and dried up. There was nothing to eat on its leaves also fell off, but Mithu didn't leave. He wanted to remain with his friend, so he was still happy and contented. अब contented का क्या मतलब होता है, satisfied। तो although वो tree dry हो गया but मिट्ठू अभी भी बहुत happy था, वो चाहता था कि वो tree के साथ ही रहे। अब यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा mystery create हो गई है कि end में क्या होगा ये जानने के लिए। And he decided to stay on। उसके बाद पास्ट टेंस का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भगवान ने ऊपर से उन दोनों की फ्रेंडशिप देखी और वो जो भगवान है वो टेस्ट करना चाहते थे मिट्ठू और ट्री की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है। तो वो जो भगवान है, ही फ्लाइज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्वान। स्वान के फॉर्म में भगवान खुद नीचे धरती पे आए उनकी फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए। ही मीट्स मिट्ठू एंड हिज फैमिली सिटिंग ऑन द ट्री एंड सेड, ओ पैरट, देयर इज नथिंग ऑन योर ट्री, योर फैमिली मे starve, come and join me on my tree. But Mithu said, no, all these days this tree has fed my family and me. It was with us in good days and we will stay with him in his bad days. We can get food from nearby trees. Okay, तो अब क्या हुआ कि एक पास वाला ट्री पैरट को बोलता है कि तो इस ट्री में कुछ बचा नहीं है तो तुम मेरे ट्री पे आ जाओ। बट मिट्ठू ने तभी भी अपनी फ्रेंडशिप नहीं छोड़ी, ठीक है। तो जो लॉर्ड इंदिरा है वो, अब देखो पैराग्राफ चेंज किया गया है और बताया गया है कि लॉर्ड इंदिरा जो है वो इस तरीके से प्लीज हो गए और वो खुद आ गए और उन्होंने बोला, पैरट योर लॉयल्टी हैज़ प्लीज मी। मतलब वो खुद प्रकट हो गए, उन्होंने बोला पैरट तुम्हारी लॉयल्टी ने मुझे प्लीज करा है, मतलब कि मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारी लॉयल्टी देख के। और सो आई विल ग्रांट यू वन विश, व्हाट इज दैट यू वांट। तो मैं तुमको ये मतलब कि ऐसे होता है ना कि आप लोगों ने सीरियल्स मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि भगवान खुद आ जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे से मैं प्रसन्न हूँ और जो भी तुम्हारी एक इच्छा है तुम मांग सकते हो। तो वही उसी काइंड की सिचुएशन यहाँ पर हुई। मिट्ठू वॉज ओवरजॉयड एंड सेड, ओ लॉर्ड, कैन यू ब्रिंग माई फ्रेंड द ट्री बैक टू लाइफ। ट्री तो मिट्ठू ने क्या मांगा कि मेरा जो फ्रेंड है ट्री वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो तुम उसको वापस
बहुत अच्छा कर दो, हरा भरा कर दो, ठीक है। लॉर्ड इंदिरा सेड एंड सो इट शैल बी डन, तो लॉर्ड इंदिरा मान गए एंड उसके बाद ट्री जो है वो स्ट्रांग बन गया वापस से, और मिट्ठू और जो उसकी फैमिली है वो ट्री पे वापस बहुत अच्छी तरीके से रहने लग गए। तो उसके बाद लास्ट में देखो स्टोरी को कितनी अच्छी तरीके से समअप किया गया है। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब कि उसके बाद वो बहुत खुश रहे पूरे लाइफ टाइम तक। और जो टाइटल है द हेवनली फ्रेंडशिप, हेवनली फ्रेंडशिप मतलब हेवनली फ्रेंडशिप क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हेवन से खुद लॉर्ड इंदिरा आए और उन्होंने वापस ट्री को जिंदा किया। तो देखो पूरा टाइटल जो है वो इस स्टोरी को कितनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। एंड ये स्टोरी पूरी पास्ट टेंस में लिखी गई है। जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए थे दैट इज आप लोग को पता चल गया होगा मेन प्रोटैगनिस्ट क्या है स्टोरी का। स्टोरी के अंदर 3-4 कैरेक्टर्स हैं, दैट इज गॉड का कैरेक्टर है, लॉर्ड इंदिरा का कैरेक्टर है, ट्री का कैरेक्टर है, ठीक है। बट ये जो स्टोरी उसके बाद रैबिट का भी कैरेक्टर है, बट इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट आप लोग को पता चल गया होगा पैरट है। और कितनी ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी करी हुई है बहुत अच्छे से। तो यही आप लोग को चीज़ें ध्यान रखनी है स्टोरी राइटिंग के टाइम पे, एंड दैट वाज द एग्जांपल। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन निकालने हैं और आप लोग को स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितनी आप लोग स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग की स्टोरी राइटिंग उतनी अच्छी होगी। बट जो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए हैं आप लोग को वो ध्यान रखने हैं। तो अगर जिसने मैंने जो लास्ट वीडियो में स्टोरी बताई थी वो नहीं करी है तो वो कर लेना एज एन असाइनमेंट, ठीक है। और आप लोग को अभी तक गलतियां पता चल गई होगी कि लास्ट स्टोरी में आप लोगों ने क्या गलतियां करी है। कई बच्चों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स बना दिए होंगे, कई बच्चों ने डायलॉग डिलीवरी नहीं की होगी, कई बच्चों ने पास्ट टेंस में नहीं लिखी होगी स्टोरी, कई बच्चों ने जो प्रोटैगनिस्ट है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया होगा। तो आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास में स्टोरी लिखी है तो आप लोग को दोबारा स्टोरी लिखनी है, जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको ध्यान में रखते हुए। और जिसने नहीं लिखी है वो भी स्टोरी लिखेगा, जो मैंने आज पॉइंट्स बताए उसको ध्यान में रखते हुए। ऑल्सो अभी तक के जितने भी असाइनमेंट है वो अभी आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएंगे। दैट इज अभी तक मैंने आप लोग को 3 असाइनमेंट दिए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 इनफॉर्मल लेटर, असाइनमेंट नंबर 2 वाज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड असाइनमेंट नंबर 3 कि आप लोग को इन दोनों स्टोरीज में से कोई एक अटेम्प्ट करनी है। तो ये तीनों असाइनमेंट अभी आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद आप लोग ये इनफॉर्मल लेटर, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक्सरसाइज और स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ टॉपिक रिलेटेड टू द ग्रामर, एंड नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उससे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अभी तक का सारा असाइनमेंट खत्म कर लें, क्योंकि अगर आप लोग असाइनमेंट खत्म नहीं करेंगे तो वो सब कुछ पाइलअप होता जाएगा। और जो मैंने लास्ट वीडियो में गलती करी थी, दैट इज़ मैंने 16 पॉइंट में गलती करी थी, तो वो भी आप लोग अपनी कॉपी में अगर आप लोगों ने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उस गलती को सही कर लेना, राइट। तो स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं दो तीन सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ अपनी वॉइस, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने तीनों स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, एंड दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।